ठीक है भाई, आप ध्यान से देखिएगा। अब आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 11। ये ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे आखिरी चैप्टर है। इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अच्छा, ये चैप्टर ना बहुत ही ज्यादा आसान है, सिंपल है, बट हाँ थोड़ा सा शुरुआत में आपको अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा ताकि आपको सब कुछ ना क्लियर वे में समझ आ जाए, याद ना रखना पड़े। तो इसलिए जो जो बातें बताऊंगा ध्यान से सुनना। कई बार कई बच्चे इसे पहले से कर चुके होते हैं तो वो सोचते हैं अरे मेरे को तो आता है, क्या ही ध्यान देना। ऐसा मत करना, अच्छे से समझना। और आज की क्लास में मैंने थोड़ी सी लंबी इसलिए रखी है कि मेरा टारगेट है कि ये चैप्टर खत्म हो जाए। लेकिन चैप्टर खत्म करने के लिए मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा कि जल्दी जल्दी करा के जैसे तैसे निपटा दूं। कराऊंगा आराम से ही। अगर खत्म हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो अगली क्लास में और कर लेंगे। और इसकी वर्कशीट और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको अगली क्लास में ही इसकी वर्कशीट प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए अब जरा ध्यान से सुनना। ये बहुत इजी और बहुत आसान और छोटा सा चैप्टर है। अच्छा, इस चैप्टर का नाम ही देख लीजिए क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। मतलब आपको इसमें पूरा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री नहीं पढ़ना, सिर्फ उसका क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन हमेशा थोड़ा छोटा, इजी और आसान होता है। आप लोगों को यही 3D ऐसा ही 12th क्लास में फिर से मिलेगा और वहां पर आप थोड़ा और ज्यादा डिटेल में चीजों को पढ़ोगे। खैर वहां पर आपको वेक्टर्स में इस्तेमाल करना है, यहां पर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हम इसके बारे में बात करते हैं। अब सबसे पहले तो आप लोगों ने ना 2D ज्योमेट्री पहले ही पढ़ रखी होगी। सब लोग ध्यान से सुनना भाई, पेन कॉपी छोड़ दो, पहले तो बहुत देर तक आपको बस मेरी बात सुननी है। अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई ढंग से, एकदम क्लियर वे में, तो फिर आप देखना पहली एक्सरसाइज तो यूं ही निपटा दोगे आराम से। तो इसलिए गौर से सुनना। आप सब लोगों ने ना क्लास 10th के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा। उसमें कितने लाइंस होती थी, 2, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। और उस प्लेन को आप क्या बोलते थे, एक्स वाई प्लेन, या फिर बोलते थे कोऑर्डिनेट प्लेन, क्योंकि उसका हर पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता था, एक कोऑर्डिनेट को। ये बात सभी लोगों को पता है। अब ना आज की क्लास में आप लोगों को वैसा ही कुछ पढ़ना है, लेकिन इस बार ना आपके सामने 2 लाइंस नहीं, कितनी लाइंस होंगी, 3, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। उन सबको अच्छे से समझना और ढंग से देखना क्या क्या चीजें हैं, और फिर सब कुछ आपको नोट करना है। फिर जब आप सवालों पर आओगे तब आपको जरा सी भी दिक्कत और परेशानी नहीं आएगी। सुनो, मान लीजिए मैंने आप लोगों के सामने इस तरीके से एक एक्सिस बना दी x, और एक एक्सिस मैंने ये वाली बना दी, दिस इज योर y एक्सिस। इसे आप बोलते हैं ओरिजिन और ये आपकी x एक्सिस। मैंने इस एक्सिस पर नंबरिंग कर दी, यहां पर लिखा 1, इस जगह पर 2, इस जगह पर 3 और इस जगह पर 4। फिर ऐसे यहां 1, 2, 3 और यहां पर 4। फिर ऐसे ही -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3 एंड -4। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे ना 3,2 पे जाना है, तो आप बोलते हो सर x का 3 यानी कि यहां से तक 1, फिर ये 2, फिर ये 3, और y का 2 यानी कि यहां से तक 1, फिर यहां पर 2, और आप पहुंच जाते हो एक पॉइंट पर जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 3,2। इस प्लेन को आप बोलते हो एक्स वाई प्लेन, क्योंकि इस पे एक एक्सिस x है और एक एक्सिस कौन सी है, y, इसलिए इसको एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। और ये हर एक पॉइंट के दो नंबर्स होते हैं, इन दोनों को आप बोलते हो कोऑर्डिनेट, एक x कोऑर्डिनेट और एक कौन सा होता है, y कोऑर्डिनेट। एक्चुअल में इसे 2D प्लेन भी कहा जाता है। 2D क्यों, क्योंकि इसके अंदर कितने डायमेंशंस होते हैं, 2 डायमेंशन, एक x की तरफ दिखाई देता है और एक किस तरफ, y की तरफ। आप कहते हो ना सर रेक्टेंगल इज अ 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, यानी कि रेक्टेंगल कैसा है, 2 डायमेंशनल, क्योंकि रेक्टेंगल में 2 ही चीजें होती है, एक लंबाई और एक क्या होती है, उसकी चौड़ाई। लेकिन अगर आप देखेंगे आपके सिर से एक बाल तोड़ा जाए तो उसे बोलते हैं कि वो 1 डायमेंशनल है, क्योंकि उसमें खाली क्या नजर आती है आपको, लंबाई। लेकिन अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं मेरे पास एक क्यूब है, तो आप बोलोगे वो जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, 3 डायमेंशनल, उसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। अच्छा, 3D चैप्टर टफ नहीं है, बहुत इजी और बहुत आसान है, लेकिन आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि आप ना इस 2D प्लेन के ऊपर किसको समझने जा रहे हो, 3D को। तो जिस तरह से 2D में 2 एक्सिस होती है, एक x और एक y, ऐसे ही 3D में कितनी एक्सिस होंगी, 3, एक x, एक y और एक कौन सी होगी, z एक्सिस। तो मान लीजिए मैंने आपके सामने एक एक्सिस बना दी x, एक एक्सिस मैंने कौन सी बना दी, y, तो आप इसे लिख दीजिए सर ये x है, ये वाली y है, और जो z एक्सिस होती है ना वो इस प्लेन के कैसी होती है, बिल्कुल परपेंडिकुलर, यहां से बाहर की ओर। लेकिन अब उसको ना कॉपी पर बनाना बड़ा मुश्किल काम है, इस वजह से ना हम इसको ऐसा ना बनाने के बजाय ऐसे लिटा करके बना देते हैं, और इसका नाम क्या रख देते हैं, z। एक को बोलते हैं x एक्सिस, एक को बोलते हैं y एक्सिस, और एक को क्या नाम दे देते हैं, z एक्सिस। अब आप जरा समझिएगा ध्यान से और अच्छे से समझने की कोशिश करना। सुनो, मान लो मैं अगर आप लोगों के सामने इनको ड्रॉ करूं इस तरीके से,
तो मैंने यहां पर ना इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दी और मैंने बोल दिया कि यही लाइन ना मेरे लिए किसका काम करेगी, एक्स एक्सिस का। दिस इज द एक्स एक्सिस, जो कि कुछ इस तरह से मैंने आपके सामने बना दी। अब ऐसे ही एक और एक्सिस बनाते हैं, एक मिनट, ये थोड़ी सी टेढ़ी रह रही है। हाँ, अब एक और एक्सिस बनाते हैं, ये रही आपके पास आपकी दूसरी एक्सिस। ये वाली एक्सिस आप चाहो तो इसे y मान लो या फिर आप इसे z मान लो। तो मैंने मान लिया ये वाली एक्सिस मेरे लिए कौन सी है, z एक्सिस। ऐसी ही एक और एक्सिस बना लेते हैं, ये रही आपके पास अगली एक और एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस। तो मैंने इसका नाम रख दिया दिस इज द x एक्सिस, इसे मैंने बोल दिया z एक्सिस, और ये वाले एक्सिस को क्या नाम दे दिया, y एक्सिस। और यहां पर मैंने क्या बना दिया, दिस इज द ओरिजिन। तो ये रहा मेरे पास मेरा ओरिजिन। मैंने ऐसा बस बना दिया, रियलिटी में ये एक्सिस ऐसे है भाई पूरी पीछे तक, आगे x तो पीछे की तरफ माइनस x, ऊपर z तो नीचे की तरफ माइनस z, इस तरफ y बाहर की ओर अगर y तो इसमें पीछे की ओर क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस y। लेकिन ये ऐसा बनाने पर ज्यादा बेटर तरीके से ना समझ में आए, इस वजह से इसको ऐसे बना दिया। बट अब आप देखोगे तो आपको फील आ रहा होगा कि सर एक वर्टिकल एक्सिस है, एक हॉरिजॉन्टल है, और एक ऐसे जा रही है। कौन सी एक्सिस, ये वाली y एक्सिस, ये वाली z एक्सिस, और ये वाली कौन सी होगी, x एक्सिस। अच्छा, पिछली बार जब एक्सिस 2 ही थी तब कोऑर्डिनेट भी कितने थे, 2। इस बार एक्सिस 3 है, x, y और z, तो कोऑर्डिनेट भी कितने होंगे, 3 होंगे। इसका मतलब आपसे अगर मैं पिछले वाले टॉपिक में पूछता कि बताना जरा ओरिजिन के क्या कोऑर्डिनेट है, तो आप क्या बोलते, 0, 0। और मैं पूछूं यहां पर बताओ ओरिजिन के क्या कोऑर्डिनेट है, तो 0, 0, 0। मतलब यहां ओरिजिन को o से दिखाएंगे, लेकिन इसमें 3 कोऑर्डिनेट होंगे, एक x का, एक y का और एक किसका होगा, z का। सब लोग बात समझ रहे? अच्छा, अब एक चीज और सुनिएगा ध्यान से। जैसे मैंने आप लोगों के सामने यहां पर ये बताया, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना भाई सब बच्चे। ये सब चीजें मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन की। अब मान लो आप लोग पहले ना इस चीज को और भी ज्यादा गौर से समझने की कोशिश करना। आप लोगों ने ये पढ़ा है कि किसी भी प्लेन में आप अगर 2 लाइन ड्रॉ करते हो, एक x एक y, तो वो 2 लाइनें ना पूरे प्लेन को 4 हिस्सों में बांट देती हैं, और हर एक हिस्से को कुछ बोलते हैं, क्वाड्रेंट कहा जाता है। और कहते हैं कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4। जिस तरह से ये 2 एक्सिस x और y मिल करके पूरे के पूरे प्लेन को 4 हिस्सों में बांट देती है और हर हिस्से को क्वाड्रेंट कहा जाता है, ऐसे ही ये तीनों एक्सिस, ये तीनों लाइनें मिल करके पूरे स्पेस को 8 हिस्सों में बांट देती है और हर एक हिस्से को ऑक्टेंट कहा जाता है। अब वो ऑक्टेंट ना आप लोगों को फील करना होगा, मैं आपको समझा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया 8 होते तो आप उसको बोल दो ठीक है 8 होते होंगे, चलो कोई बात नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए सब लोग बिल्कुल ध्यान से सुनना, हम इस कमरे की इमेजिनेशन से इन बातों को जरा समझेंगे और अच्छे से देखेंगे। आप अगर मान लें तो ये आपका ओरिजिन है, मैं इस कमरे का या इस क्लास का वो जो कॉर्नर है उसे क्या मान लेता हूं, ओरिजिन। आप मान लीजिए ये वाली जो एक्सिस है, ये वाली ये चीज, इसे मान लिया मैंने कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस, जो कि कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। इसे मान लिया मैंने जेड एक्सिस, जो कि यहां पर कुछ ऊपर की तरफ दिख रही है। और ये वाली जो साइड देख रहे हैं, ये वाली साइड, इसे मैंने क्या मान लिया, दैट इज वाई एक्सिस। सबको बात समझ में आ रही है? अगर मैं उस कोने में खड़ा हो जाऊं तो मैं अभी कहां पे खड़ा हूं, ओरिजिन पर। अब मैं यहां कोने में खड़ा हो जाता हूं, मान लो मैं इस तरफ यहां पर आकर के ऐसे खड़ा हो गया इस जगह पर। अब मैं अभी ओरिजिन पर खड़ा हूं, यहां पर सपोज कर लीजिए यहां पर, तो ये रही मेरे पास एक्स एक्सिस, ये वाली y एक्सिस और ये वाली कौन सी होगी, z एक्सिस। ठीक है एकदम। अब मान लो मैं अगर यूं खड़ा हूं और ये वाली एक्सिस प्लस x है, तो इसके पीछे माइनस x, वो माइनस x एक्सिस इस कमरे के दूसरी तरफ होगी, बैक साइड पे, हमें दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, अगर ये वाली एक्सिस y एक्सिस है, इस तरीके से आप बोल रहे हो कि ये वाली एक्सिस कौन सी है, y, तो इसके पीछे वाली एक्सिस कौन सी होगी, माइनस y। अगर ऊपर वाली एक्सिस z, तो नीचे वाली कौन सी होगी, माइनस z। ठीक है, समझ रहे? अब जरा इमेजिन करना, आप ना अभी इस एक ऑक्टेंट में बैठे हो, एक ये ऑक्टेंट है, कैसे पता, जरा समझते हैं। इस ऑक्टेंट में आपको प्लस एक्सिस दिख रही है और प्लस की y एक्सिस दिख रही है और प्लस की z एक्सिस दिख रही है, तो एक ऑक्टेंट ये रहा। अगला ऑक्टेंट इस कमरे के बगल में है। अगर मैं उस बगल वाले कमरे में जाऊं तो आप लोगों को यही y एक्सिस नजर आएगी, यही वाली z एक्सिस नजर आएगी, और ये वाली x क्या दिखेगी, माइनस x। वो रहा दूसरा ऑक्टेंट। बात समझ गए? 2 ऑक्टेंट हो गए। इसके पीछे वाले कमरे की तरफ चलते हैं, बैक साइड में। उस बैक साइड के कमरे में आपको ये x तो नजर आएगा, आपको ये z भी नजर आएगा, लेकिन ये वाला y नहीं, क्या दिखेगा, माइनस y। तो वो रहा तीसरा ऑक्टेंट। अब चौथा ऑक्टेंट समझना जरा ध्यान से, एक ऐसा ऑक्टेंट जो मेरे बगल वाले कमरे के पीछे की तरफ होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? या यूं मान लो मेरे पीछे वाले कमरे के बगल में होगा, वो हो गया आपका चौथा ऑक्टेंट। समझाता हूं कैसे।
अगर आप बगल वाले कमरे के पीछे चले जाओगे तो उस पीछे की तरफ जाओगे तो उस बंदे को वाई एक्सिस जेड एक्सिस तो नजर आएगी। ये एक्स वाई के बजाय क्या दिखेगा माइनस वाई, और एक्स के बजाय क्या दिखेगा माइनस एक्स। वो रहा चौथा ऑक्टेंट। समझ में आई बात क्या बोल रहा हूं? क्लियर एकदम। अच्छा, इन चारों ऑक्टेंट में एक एक्सिस सब में सेम थी प्लस जेड, और अगर यही चारों वापस नीचे चले जाओ तो प्लस जेड ये रहा, नीचे की तरफ माइनस जेड, तो 4 ऊपर 4 नीचे कितने हो गए 8 ऑक्टेंट। यानी कि तीनों लाइनें मिलकर के पूरे स्पेस को 8 हिस्सों में बांटती है, और हर एक हिस्से को क्या कहा जाता है ऑक्टेंट। समझ गया ना? उसे क्वाड्रेंट क्यों कहा गया? क्योंकि क्वाड्रेंट ना क्वाड से बना है। क्वाड का मतलब किसी का चौथा हिस्सा। ऑक्टेंट खुद ही समझ रखते हो 8, तो उसकी वजह से उसका नाम क्या रखा गया ऑक्टेंट। जब आप इसे देखोगे यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो ये कुछ ना ऐसा इन्होंने बताने की कोशिश की है कि आप इसे अगर देखें तो आपको शायद इसको देख करके थोड़ा बहुत समझ में आए कि सर ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और ये वाली कौन सी है एक्स एक्सिस। तो एक ऑक्टेंट इधर, एक ऑक्टेंट इधर, यानी कि एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, एक इसके पीछे, एक इसके पीछे, 4 ऊपर और ऐसे 4 कहां पर है नीचे। लेकिन थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। क्लियर है भाई सभी के लिए? 8 ऑक्टेंट आप इमेजिन कर सकते हैं ना? तो ये हो गया 8 के 8 टोटल ऑक्टेंट्स, जिनके बारे में हमने अभी भी बात कर ली। अब सुनिए, अब सवाल ये आता है कि सर जब आप ऐसे बनाते थे तो आप यहां लिखते थे x, यहां लिखते थे x डैश, यहां लिखते थे y, यहां लिखते थे y डैश, और ये होता था ओरिजिन, और यहां होता था नंबर 1 2 3, और ऐसे ही यहां पे 1 2 3। कोई मुझे बोले भाई मुझे 2,3 पे जाना है, तो मैं x का 2 और y का 3, और यहां पर पहुंच जाता था, बोलता था ये x का 2 है और y का कितना है 3, ऐसे ही तो बोलते थे। यहां 2 एक्सिस थे इसलिए 2 ही कोऑर्डिनेट, 3 एक्सिस तो कितने कोऑर्डिनेट 3। मान लो अगर मुझे ऐसे ही किसी पॉइंट पर जाना है और किसी ने मुझे बोला भाई जिस पॉइंट पर मुझे जाना है उसके कोऑर्डिनेट है 2, 3, 4, तो आप बोलोगे सर x का कोऑर्डिनेट 2, y का कोऑर्डिनेट 3 और z का कोऑर्डिनेट 4। इसका मतलब ये हो गया कि आप मान लो ओरिजिन पर खड़े हो, पीछे की तरफ सपोज कर लीजिए ये रहा ओरिजिन जहां पर मैं खड़ा हूं, ये वाली एक्सिस x हो गई, ये वाली एक्सिस आपके लिए y हो गई, और ये वाली एक्सिस कौन सी हो गई z। और एक्सिस पर हम नंबर लिखते हैं ना 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब मान लो मैंने यहां लिख दिया 1, फिर यहां लिख दिया 2, फिर यहां लिख दिया 3, फिर यहां लिखा 4, फिर यहां 5। ऐसे यहां पर भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके लिख दिया। अब मुझे x का 2 मतलब मैं ओरिजिन से x की डायरेक्शन में 2 यूनिट आगे बढ़ गया, तो मैं खुद ओरिजिन पर खड़ा हूं, तो यहां पर 1 और फिर यहां पर 2 यूनिट यहां पे आ गया। अब y की डायरेक्शन में कितना चलना है 3, तो y तो इस तरफ है, तो कॉपी पर जब आप बनाओगे तो बोलोगे एलोजी में y की तरफ 3 यूनिट चल गया, इस तरीके से मैं यहां पर आ गया 3 यूनिट। तो आप यहां पर देखोगे तो y की तरफ 3 यूनिट मुझे इधर चलना पड़ेगा, तो मैं 1 2 3 यहां तक पहुंच गया। अब z की डायरेक्शन में कितना चलना है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट 1 2 3 4 मैं यहां पहुंच गया, तो मैं वहां से चला और चल करके यहां पर आकर के पहुंच गया। और वो चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आपको यहां दिखाना पड़ेगा 1 2 3, ये रहा 4, तो आप पहुंच गए एक पॉइंट पर जिसके कोऑर्डिनेट है 2, 3, 4। मेरी बात समझ रहे सब लोग? मान लो अगर कोई बोलता है नहीं भाई मुझे 2 3 4 पर जाना है, तो आप x की तरफ तो 2 चलते, y की तरफ प्लस में 3 नहीं चलते, कैसे चलते -y, और फिर z के लिए कहां पर जाते वापस ऊपर 4। और आपका ये पॉइंट अब की बार यहां ना होने के बजाय y आगे ना होने के बजाय y कहां की तरफ दिखता है आपको पीछे की तरफ। तो आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ ठीक है यार ये पॉइंट ना यहां पर हम ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। आप इस चीज को कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों के सामने एक सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूं ताकि आपको ना उसको समझने में दिक्कत ना हो बिल्कुल भी, और आप वो डायग्राम अभी ड्रॉ करेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद। अब आप सुनिएगा ध्यान से, मेरी बात पर फोकस करना सभी लोग। मान लीजिए ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज द ओरिजिन, तो 0, 0, 0 इस पॉइंट का नाम मैंने क्या रख दिया, दैट इज O। सपोज कर लो मुझे ना एक पॉइंट पे जाना है जिसके कोऑर्डिनेट है x, y और z, यहां पर जाना है। तो आप बोलोगे सर एक काम करो, यहां से पहले आप x की डायरेक्शन में कितना चलो x, तो ये लो जी मैं x की डायरेक्शन में कितना चला, x चला गया। अब कौन सी डायरेक्शन में जाना है y, क्योंकि ये वाली एक्सिस y है, ये वाली एक्सिस x है और ये वाली एक्सिस z है, तो मैं y की तरफ कितना चला y यूनिट। तो अगर मैं इसको यूं करके मिला दूं तो इससे ना मेरा डायग्राम ठीक से बन जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। तो एक काम करते हैं, इसको ना मिला देते हैं इस तरह से, और मैंने यहां से एक लाइन डॉटेड में लाकर के यहां तक मिला दी और बोल दिया कि मैं यहां से यहां तक कितना चल के आ गया y, कौन सी डायरेक्शन में, y डायरेक्शन। अब मुझे जाना है z डायरेक्शन में, तो z की डायरेक्शन के लिए मुझे कहां जाना पड़ेगा, ऊपर। तो मान लीजिए मैं z की डायरेक्शन के लिए इस तरीके से ऊपर की ओर चला गया, तो यहां पर पहुंच गया एक पॉइंट पर, दिस इज द पॉइंट, और ये रहा पॉइंट P, और मैं कितना ऊपर चला गया z। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए x, y, z, और इस तरह से मैं पहुंच गया एक पॉइंट पर जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y और z।
समझ गए सब लोग, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो आपको जिस तरफ जाना है उस तरफ आप x चलिए, फिर y की तरफ चलिए, फिर z की तरफ चलिए, अपने आप कोऑर्डिनेट पर आप पहुंच जाएंगे जहां पर आपको पहुंचना है। तो ये चीजें आप लोगों के लिए बिल्कुल सिंपल और आसान थी, लेकिन आप जरा इधर की तरफ और भी ध्यान से देखिएगा और सुनना बहुत ही ज्यादा गौर से सुनो। आप लोग जब इसे देखोगे ना डायग्राम को, आप इस क्लास में बैठे, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये वाली कौन सी एक्सिस है? जेड एक्सिस। ये जो प्लेन आपको दिख रहा है, जो वॉल दिख रही है आपको पूरी की पूरी, इस वॉल पर दो एक्सिस आ रही है, एक एक्स और एक कौन सी? जेड। इस एक्सिस को बोलते हैं एक्स, सॉरी इस प्लेन को बोलते हैं एक्स जेड प्लेन। क्लियर? कोई बताएगा इस प्लेन को क्या बोलेंगे? वाई जेड प्लेन, क्योंकि इस पे कौन है? वाई, और कौन है? जेड। और जिस पे मैं खड़ा हूं उसको एक्स वाई प्लेन, क्योंकि इस पर कौन है? एक्स, और इस पर कौन है? वाई। इसका मतलब तीन ही तरह के प्लेन्स होंगे, एक एक्स वाई प्लेन, एक वाई जेड प्लेन और एक एक्स जेड प्लेन। समझ रहे सब लोग ना? अच्छा, अब अगर हम इस चीज को और भी ज्यादा बेटर तरीके से समझे तो अभी ना आप इस डायग्राम को बना लेना अभी थोड़ी देर बाद, लेकिन आप जरा इस चीज पर फोकस कीजिएगा जो मैं अब आपके सामने एक सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूं। आप पहले इसको एक काम करते हैं, अगले पेज पर बनाते हैं और उस डायग्राम में ना पूरी कहानी को बहुत तरीके से समझने की कोशिश करना, सुनना, देखना भाई ध्यान से। और वो डायग्राम बनाने के बाद फिर आप लोग आराम से एक्सरसाइज को कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने आप लोगों के सामने यहां पर ना इस तरह से एक एक्सिस बना दी, ये रही मेरे पास एक एक्स एक्सिस। ऐसे ही मैंने एक दूसरी एक्सिस बना दी, मान लीजिए ये आप z मान लो या फिर इसको y मान लीजिए। ये रही आपके पास आपकी एक तीसरी एक्सिस। तो ये तीन एक्सिस मैंने आप लोगों के सामने इस तरह से ड्रॉ कर दी और मैं इनको नेमिंग कर देता हूं इनकी। मान लेते हैं ये x एक्सिस है, इसे मान लिया z एक्सिस है, और इसे मान लिया मैंने y एक्सिस है, और ये तो सब लोग जानते हैं दिस इज द ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट 0,0,0 होते हैं। मान लो मैं यहां पर ना एक क्यूबॉइड बनाने जा रहा हूं, इस तरीके से क्यूबॉइड बना रहा हूं, तो मैंने उसके लिए एक स्ट्रेट लाइन यहां पर इस तरह से बना दी। ये रही एक स्ट्रेट बिल्कुल सीधी लाइन। इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको यहां पर भी ऐसा ही बना लेता हूं, कुछ इस तरीके से मैंने यहां पर भी इसको ड्रॉ कर दिया ऐसे। अब सुनना, मैंने एक काम किया, इसे उठाया यहां से यहां तक एकदम स्ट्रेट इसे मिला दिया, इसी तरीके से इसे भी इस तरह से मिला देते हैं यहां से यहां तक, तो ये मैंने एक लाइन और मिला दी इस तरह से। और यहां पर ना अब आप इसे भी ऐसे ही कॉपी करके बना सकते हैं, तो मैं इसकी कॉपी करके इसे यहां पर ला करके ऐसे लगा देता हूं, एक लाइन मैंने और यहां पर लगा दी इस तरीके से, और ये वाली लाइन को ऐसे ला करके यहां से यहां तक मिला दिया, और ये मेरे सामने एक शेप आ गई। इस शेप को आप ऐसे चाहे तो एक काम कीजिए, इसे यहां से कॉपी कर लेते हैं, इससे इजी पड़ेगा, तो मैंने इसको यहां से यहां तक मिला दिया इस तरीके से, और ऐसे ही आप इसे मिला दीजिए, इसी तरीके से आप इसे भी मिला दीजिए, तो ये आपके पास क्या बन गया? एक क्यूबॉइड। भाई सबको बात समझ में आ रही है? अब सुनते रहना और जितना आपने सीखा है वो सब इस पे अप्लाई करना है, सबका सब जो भी बताया मैंने। सुनो, मान लेते हैं ये जो क्यूबॉइड है इसकी जो पूरी की पूरी लंबाई है, ये जो लेंथ है वो लेंथ मैंने कितनी मान ली? a। इसकी ये वाली जो चौड़ाई आप देख रहे हैं, ये वाली चौड़ाई, इसकी जो ब्रेड्थ है उसको मैंने मान लिया कितना? b। और इसकी जो ये हाइट है यहां से लेके यहां तक, इस वाली हाइट को h को मैंने क्या मान लिया? दैट इज c। सबको बात समझ में आएगी? लंबाई a, चौड़ाई b और ऊंचाई कितनी ले ली? c। आप मुझे बताइए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0, 0, 0, क्योंकि ये तो ओरिजिन है। तो आप एक काम कर सकते हैं, मैं इसे यहां से हटा देता हूं और बोल देता हूं सर इसके कोऑर्डिनेट तो हो गए 0,0,0। आप इसको o बोल दो क्योंकि यही आपका क्या है? ओरिजिन। अब एक बात बताओ, आप लोगों को ये वाला पॉइंट एक दिख रहा है ना, मैं इस पॉइंट को कुछ नाम दे देता हूं। चलो मैंने इस वाले पॉइंट का नाम क्या रख दिया? a, या नाम ना भी रखे तो हम ऐसे ही देख लेते हैं। ये पॉइंट कौन सी एक्सिस पर है? x एक्सिस पर। आप जानते हैं x एक्सिस पर y की वैल्यू और z भी। भाई जब x एक्सिस पे खाली x ही होता है, y है ही नहीं, z भी नहीं है, तो y और z की वैल्यू 0, 0। तो आप बोलोगे सर यहां से यहां तक की लंबाई a है, तो मेरे हिसाब से इसका कोऑर्डिनेट होगा a, 0, 0। सबको बात समझ भाई? तो इससे कोई पूछे कि बताना x एक्सिस पर जो पॉइंट होता है उसका क्या फॉर्म होता है, तो आप बोलोगे सर a, 0, 0 या फिर x, 0, 0, क्योंकि x एक्सिस पर y और z नहीं होते, यानी कि कितने होते हैं? 0, 0। ऐसे तो अगर मैं बोलूं ये वाला पॉइंट बताओ ये कौन सी एक्सिस पर है? y। कोई बच्चा बताएगा इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? y एक्सिस पर x कितना होगा? 0। y एक्सिस पर z भी कितना होगा? 0। कौन 0 नहीं होगा? y। और y की लेंथ कितनी है? b, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, b और 0। समझ रहे? इसके कोऑर्डिनेट बताओ। 0, 0, c, क्योंकि इसकी हाइट कितनी है? c। चलो ये तीनों पॉइंट्स कौन से एक्सिस पर थे? x पे, एक y पर और एक किस पर? z पर। अब हम दूसरी कहानी स्टार्ट करते हैं।
मैं अगर आपसे ये बोलूं कि मुझे ना ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, तो आप बोलोगे सर एक बात सुनो, ये जो पॉइंट है ये एक प्लेन पर है जिसमें एक z है और एक कौन सा है x। इस प्लेन को बोलते हैं एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन पर x भी होगा z भी होगा, कौन नहीं होगा? तो इसका मतलब आप बोलोगे सर यहां पर ना y नहीं होगा, मतलब y कितना होगा? 0। x होगा, z होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट a0 c। इसके कोऑर्डिनेट कौन बताएगा? ये y है और ये x है, इस पे x भी होगा y भी होगा, कौन नहीं होगा? z। तो क्या लिखेंगे? a, b, 0। अच्छा इसको बताओ, ये क्या लिखूं? y होगा, z होगा, कौन नहीं होगा? x। तो x की वैल्यू 0 और b और कॉमा में c। तो भाई आप लोगों को 3 पॉइंट तो 3 एक्सिस पर दिख गए, 3 पॉइंट 3 प्लेन्स पर दिख गए, एक पॉइंट कॉर्नर पे था जो क्या था? ओरिजिन। एक बच गया, ये वाला पॉइंट कौन बताएगा इसके बारे में? ना तो ये x एक्सिस पे, ना y पे, ना z पे, ना किसी प्लेन पर है, तो तीनों में से कोई भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब आप बोलोगे सर इसका x होगा a, इसका y होगा b और इसका z कितना होगा? c। इस तरह से मैंने सारे कोऑर्डिनेट्स आपके सामने लिख दिए। अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब आप सारा कुछ आराम से कर सकते हैं। आप मुझे बताइए जरा, मैं इस वाले प्लेन का क्या नाम लिखूं? ये जो प्लेन आप देख रहे हैं ये वाला, ये क्या है? x और ये वाला क्या है? y। क्या लिखूं इसको? एक्स वाई प्लेन। अच्छा इस वाले प्लेन को क्या बोलूं? वाई जेड प्लेन या फिर जेड वाई प्लेन। और ये वाले प्लेन को क्या बोलूं? कौन सा? तो आप इसे बोलेंगे एक्स जेड प्लेन। तो सारे प्लेन्स भी दिख गए, सारी चीजें समझ में आ गई। अगर ये सब कुछ आपको क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप आराम से कई सारे सवालों के जवाब अभी दे पाएंगे। चलो एक काम करते हैं, अभी ना पहले और आगे की तरफ चलते हैं, एक एक करके सब कुछ देख लेना अभी। और ना अब हम एक और बात समझने जा रहे हैं। अब वो बात आती है हमारे सामने, देखो भाई मैंने अभी ये डायग्राम बनवाया ना आप लोगों को, और ये वाली जो चीज है ये मैंने समझा दिया, फिर मैंने आप लोगों को यही सेम डायग्राम अभी बनवाया और इसको एक्सप्लेन किया सिंपल और आसान भाषा में। अब एक और चीज आ जाती है सुनना, एक ही बार में आप सब कुछ आराम आराम से नोट कर लेना, सुनते रहना तसल्ली से। अब हम बात करते हैं ऑक्टेंट की। एक बात बताओ, जब आप लोगों को ध्यान देना जरा, आप लोगों ने ये चीज पढ़ी भी है, आप लोगों ने ऐसे पढ़ा था 10th क्लास के अंदर कि सर हमारे पास इस तरह से दो एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस और इसी तरीके से एक और एक्सिस बनाते थे आप लोग, दिस इज द वाई एक्सिस। तो ये दो एक्सिस हम लोग बनाते थे, एक एक्स और एक वाई, और इन एक्सिस के ऊपर ऐसे लिख दिया जाता था कि ये आपके लिए एक्स डैश है, वाई डैश, ये आपके लिए एक्स और ये आपके लिए वाई, और ये आपके लिए क्या होता था? ओरिजिन। अच्छा मैं आपसे बोलूं कि कौन सा क्वाड्रेंट है, तो आप बोलते हो सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला कौन सा होता था? सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला कौन सा होता था? थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वाला कौन सा होता था? फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताना जरा 4, -2 ये कौन से क्वाड्रेंट में, बता दोगे? कौन से में? x का प्लस है और y का माइनस, x का प्लस और y का माइनस, आप बोलोगे सर कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ। कैसे पता लगता है? पहला पॉजिटिव और दूसरा वाला कैसा है? नेगेटिव। ऐसे ही तो सिखाया जाता था, यही होता था ना। ऐसे ही हमारी इस किताब में भी ना आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि ये पॉइंट कौन से ऑक्टेंट में है, और वो ऑक्टेंट बताने के लिए ना हमें ना एक टेबल बना करके दी गई है कि आप इस टेबल से याद करके बता सकते हो कौन सा पॉइंट कौन से ऑक्टेंट में। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 4, 2, -3, तो आप बोलोगे सर x पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, z नेगेटिव, x पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव और z नेगेटिव, तो आप बोलोगे कौन से ऑक्टेंट में? फिफ्थ ऑक्टेंट में। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि 3, -2, -1 बताने के कौन से ऑक्टेंट में? 8th ऑक्टेंट में, तो इसको देख के बता सकते हो। बट यार इसको याद रखना तो बड़ा मुश्किल काम है, वैसे बुक में तो टेबल नहीं रखी है। अब मैं आपको एक लॉजिकल तरीका बताता हूं जिससे आप आराम से पहचान पाओगे कि कौन सा पॉइंट कौन से वाले ऑक्टेंट के अंदर लाई करता है, और उस बात को अच्छे से समझना, फिर हम सवालों में भी यूज करेंगे उस चीज को। सुनना ध्यान से, आप हमेशा जब भी ऐसा हो, याद रखने से अच्छा फटाफट साइड में रफली इसको ड्रॉ कर लो। यहां लिख लो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिर फोर्थ, उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर आप यहां लिखोगे फिफ्थ, फिर इसके साथ में यहां पर लिखोगे सिक्स्थ, फिर इसके साथ में यहां पर लिखोगे सेवेंथ, और फिर यहां पर लिख दोगे एट्थ। आई थिंक इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको ये चीज पता ही है, लिख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। अब आप एक बात बताइए, सबको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में y और x दोनों पॉजिटिव होते हैं, आप पॉजिटिव और फिर यहां पर भी क्या डाल दो? पॉजिटिव, ऐसे ही पॉजिटिव और यहां पर भी क्या डाल दो? पॉजिटिव। फिर ऐसे इसके अंदर x नेगेटिव और y पॉजिटिव, x को पॉजिटिव और y को नेगेटिव, फिर x को पॉजिटिव और y को नेगेटिव, इसके अंदर x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। अच्छा x नेगेटिव और y पॉजिटिव ना, सॉरी
मैंने गलती से लिख दिया इस चीज को। तो यहां x नेगेटिव और y पॉजिटिव, फिर x नेगेटिव और y पॉजिटिव, इसके अंदर x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, इसके अंदर x पॉजिटिव और y नेगेटिव, x पॉजिटिव और y नेगेटिव। सबको ये बात समझ में आई? अब उसके बाद जब आप ये सब कुछ कर लो तो उसके बाद ना भाई जो पहला क्वाड्रेंट है उसके साथ प्लस डाल दो और इसके साथ क्या डाल दो, माइनस, फिर इसके साथ डाल दो प्लस, फिर इसके साथ माइनस, फिर इसके साथ क्या डाल दो, प्लस, फिर इसके साथ क्या डाल दो, माइनस, फिर इसके साथ डाल दीजिए प्लस और फिर इसके साथ क्या डाल दो, माइनस। अब आप आराम से कोई भी कोऑर्डिनेट बता सकते हो कौन से वाले ऑक्टेंट में है। जैसे मान लो हम एक काम करते हैं, बुक का ही सवाल देखते हैं, छोटा सा एक एग्जाम्पल दे रखा है, यहां पर लिखा हुआ है फाइंड द ऑक्टेंट इन विच द पॉइंट -3 1 2 दिस एंड दिस लाइन। अच्छा -3 1 2, तो ये लिखा आपके पास -3 1 2, पहचानना माइनस का 3 और 1 2 कौन से वाले में, सेकंड में, माइनस का 3 1 और 2, इसका मतलब ये वाला पॉइंट कौन से ऑक्टेंट में, सेकंड ऑक्टेंट में। तो देखते हैं जरा, तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है फ्रॉम दिस टेबल दिस पॉइंट लाइज इन द सेकंड ऑक्टेंट। अच्छा -3 1 और -2 इसको पहचानो, -3 1 और -2 कौन सा ऑक्टेंट में, सिक्स्थ। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि दिस लाइज इन द सिक्स्थ ऑक्टेंट, बता सकते हैं आराम से। तो ये टेबल एक बार आपको बनानी अगर आ गई तो 1 मिनट लगेगा, बना के फटाफट बता सकते हो कौन से पॉइंट कौन से ऑक्टेंट में लाई करते हैं और कौन से ऑक्टेंट में लाई नहीं करते। अगर आप लोग यहां तक सब कुछ ही समझ गए तो आप तैयार हो जाओ एक्सरसाइज करने के लिए, और जब आप एक्सरसाइज कर लोगे तो उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन सब लोग ध्यान से देखना और जवाब सभी लोगों को देना। In example 1, in figure 11.3, if P is 2 4 5, P एक पॉइंट है, इसकी कोऑर्डिनेट 2 4 5, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ F। आपको किसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, F के। फिगर ये रहा, तो यहां पर आपको P दे रखा है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 2 4 और 5, और हमसे पूछा किसके कोऑर्डिनेट F के। एक बात बताना, ये पॉइंट P ना तो X पे, ना Y पे, ना Z पे, ना ही XY प्लेन, ना ही YZ प्लेन, ना ही XZ प्लेन, लेकिन जब ये F पे पहुंचा तो F कौन से प्लेन पे आ गया, XZ प्लेन पर, और XZ प्लेन के ऊपर X तो होगा, Z भी होगा, कौन नहीं होगा, तो Y कितना होगा 0, X कितना है 2 और Z कितना है 5, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2 0 5। समझ गए सब लोग? अच्छा इस हिसाब से इसके कोऑर्डिनेट बताओ कोई, ये कौन सा प्लेन है, X और ये Y, यस 2 4 और 0। ओके एक काम करो, इसके कोऑर्डिनेट बताओ 0 4 5। अरे समझ में नहीं आ रहा, पहले ही देखो पहचानो कौन से प्लेन पर है, YZ प्लेन पे, इस पे Y होगा और कौन होगा Z, कौन नहीं होगा X, तो X की वैल्यू क्या रखोगे 0, पहचान सकते हैं आराम से। तो ये वाला सवाल तो हो गया, आप इसे आराम से कर सकते हैं डायग्राम से देख करके। अब आइए जरा एक्सरसाइज पर और देखें इसमें कौन कौन से सवाल आप कर सकते हैं। पहला सवाल, एक पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, व्हाट आर इट्स y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट, बताओगे 0 0, क्योंकि x एक्सिस पर y भी 0 और z भी 0। दूसरा, ए पॉइंट इज इन द xz प्लेन, एक पॉइंट xz प्लेन में, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स y कोऑर्डिनेट 0, तो xz प्लेन पर y कितना होता है 0। अगला, नेम द ऑक्टेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई, छोड़ दूं, कर लोगे अपने आप ही। फिल इन द ब्लैंक्स, ध्यान से करना भाई, खतरनाक सवाल। द x एक्सिस एंड द y एक्सिस taken together determine a plane known as xy plane। अगला, the coordinate of the point in the xy plane are of the form of, इस पे x तो होगा y होगा मगर z 0 होगा। फिर उसके बाद coordinate plane divide the space into 8 ऑक्टेंट। अब अपना पसीना पोंछ लो इतनी मेहनत करने के बाद, बात समझ में आ गई सभी को, खत्म हो गई एक्सरसाइज। तो भाई इसमें ना इतना ही था, लेकिन वही चीज है कि आप लोग इनको बेकार में याद रखने से अच्छा है कि आप लोगों को जो बातें बताई आपने तसल्ली से सुन ली, समझ ली। अब आप एक एक करके ना ये सारे के सारे डायग्राम्स ही बना लो और इतने से ही आपका काम हो जाएगा। तो इससे तो नहीं बनाना, एक डायग्राम ये बना लो फिर अगले पर, और ये तीनों डायग्राम्स बनाने के बाद एक्सरसाइज घर पे खुद कर लीजिएगा। तेजी से करिएगा भाई सब लोग। गलत बना रहे हो, बिल्कुल ऐसे।
है, ड्रॉ कर लिया सबने इसको? अच्छा, चलिए अब हम नेक्स्ट पर आते हैं। अब ये कर लिया तो इस वाले डायग्राम को भी बना लीजिए। चलिए आगे कर लिया सबने। नेक्स्ट ये भी सबने कर लिया इसको कंप्लीट? कर लो भाई, जल्दी करो। कई लोगों को डायग्राम बनाने में दिक्कत तो होती है, हाँ? हाँ भाई, समझ में आ गया? क्लियर एकदम ना? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? चलो
अब तो ये एक्सरसाइज क्लियर है और मुझे नहीं लगता कि फर्स्ट के लिए आपको थोड़ी भी और मेहनत करने की जरूरत है। सबको सब कुछ याद है, लॉजिकली पता है कि क्यों 8 ऑक्टेंट होते हैं, क्यों 8 हिस्सों में बांटा जाता है, एक्स वाई प्लेन पर जेड कितना होता है, ये सब चीजें आपको क्लियर है। अब हम आते हैं अगली एक्सरसाइज पर, चलें अगली तरफ ना। तो आज ये एक्सरसाइज तो आप लोगों की पूरी फिनिश हो गई। अच्छा, ये वाला डायग्राम भी बना ही लो, बना लिया? 2 मिनट लगे, इसको आप ड्रॉ कर लीजिए फटाफट, ताकि जब कभी जरूरत हो तो आप इसको कर पाओ। इस वाले में इन दोनों को इक्वल लेना है। हाँ, और इस वाले में इन दोनों सम को अभी करेंगे इनको भी। चलो भाई चले आगे की तरफ। हो गया सबको क्लियर? कर लिया ना सबने यहाँ तक कंप्लीट? अब हम भाई नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आ रहे हैं, सेकंड वाली। अब ये जो सेकंड एक्सरसाइज है आप देख रहे हैं, ये बहुत आसान है। ये बेस्ड है डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस पर। आप हेडिंग लिख लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। सॉरी, मैंने गलती से लाइन बोल दिया, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब सभी लोग ना ध्यान देना, जरा सुनो। मान लीजिए आप लोगों के पास यहां पर एक पॉइंट है P और इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1। ऐसे ही इससे कुछ दूरी पर एक दूसरा पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट है Q और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2, y2, z2। इस तरह से 2 पॉइंट्स है, एक P और Q। और मुझे कहा गया कि P और Q के बीच में जो डिस्टेंस है वो बताइए कितना होगा। तो ये निकालना बड़ा आसान है। आप लोगों ने वैसे तो डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा होगा 10th क्लास में, बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला था? x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ऐसे ही प्लस में लिखते थे y2 माइनस y1 का स्क्वायर। लेकिन बस इसमें एक और कोऑर्डिनेट एक्स्ट्रा आ गया, इस वजह से आपको उसे भी लेना पड़ेगा, z2 माइनस z1 का स्क्वायर। बस दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। कर सकते हैं सब लोग ना? आप इसे लिख लीजिए पहले। प्रूफ में कर दूंगा, अभी तो देख लो, कोई बात नहीं। प्रूफ में फिर थोड़ा वक्त लगेगा, बाकी कर देंगे। चलो करवाता हूँ अभी इसको प्रूफ। लिख चुके सब लोग ने इसे? इसका प्रूफ भाई कह रहा है करवाने के लिए, मैं भी करवा दूंगा, लेकिन पहले हम इसका सवाल देख लेते हैं, क्योंकि मेरा मेन मकसद आज का ये था कि आज हम ये चैप्टर खत्म कर लें। बट मैं बता दूंगा प्रूफ, और कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल सा ये। यहां पर आप देखोगे ना तो इस जगह पे इसका प्रूफ दे रखा है और बहुत ईजी मैनर में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, एंड में करता हूँ एक्सप्लेन इसको। चलिए आप मेरी बात सुनिए। अब हम यहां से ना कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो बेसिक्स हैं, उन्हें ना ध्यान से देखना, आसान से है, आप खुद कर लोगे, इसलिए मैं इन पर ज्यादा एफर्ट नहीं डालूंगा। छोटे मोटे सवाल आप अपने आप निपटा सकते हैं, जैसे कि ये वाला सवाल देखो, देख रहे हो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q। कर लोगे सब लोग ना? तो एक काम करो, इसे करो और फटाफट इसका डिस्टेंस बताओ कितना आएगा। सब लोग कर लो और मैच करते हैं सेम आता है कि नहीं आता।
कितना आंसर है? रूट 45। इसको सॉल्व भी करो। 3√5। अच्छा, डिस्टेंस की कोई यूनिट भी तो होती है ना, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, हमें तो नहीं पता। तो इसलिए जो भी आंसर आएगा, मान लो आपने बोला सर आंसर आ रहा है 3√5, तो आप उसे लिखो 3√5 और इसके साथ में ऐसे लिख दो क्या? यूनिट्स। ठीक है, आगे सभी का आंसर सेम, कोई गलती तो नहीं कर रहा कोई भी बच्चा? ठीक है, अगर आप लोग ये कर पाए तो फिर ये देखिए यहाँ पे यूनिट्स भी लिखा हुआ है। ओके, अब एक और सवाल पर आते हैं। सुनिए, आप कहोगे तो मैं इसे डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको इसे समझा रहा हूं और आप लोगों को ही इसे कंप्लीट करना है पूरा, या फिर देखते हैं मैं ही करा दूंगा अदरवाइज। सबसे पहले तो भाई बात सुन लो। शो दैट द पॉइंट्स P, Q एंड R आर कोलिनियर। आपको शो करना है कि सब के सब क्या है? कोलिनियर। आप जानते हैं कोलिनियर का मतलब क्या होता है? एक्चुअली कोलिनियर वर्ड ना दो शब्दों से बना है, को और फिर लीनियर। को मतलब सेम, लीनियर मतलब लाइन पर। ऐसे पॉइंट जो सेम लाइन पर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये कहूं, ध्यान देना जरा सब लोग, कि मैंने बोला मेरे पास एक पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है B, और किसी से बोलूं क्या ये दोनों कोलिनियर है, कोई बताएगा है कि नहीं है? हाँ? दो पॉइंट्स को आप कभी भी मिलाओ, कहीं पे भी, वो हमेशा एक लाइन पर लाई करेंगे ही करेंगे। 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। एक बात समझ में आ गई? तो इसके लिए ये नहीं सोचना क्यों मैंने ये क्यों बोला, क्योंकि बहुत लोगों को याद रहता है अरे तीन एक लाइन पर आएंगे तभी कोलिनियर बोलेंगे। 2 पॉइंट तो हमेशा एक लाइन पर आते हैं, आप उनको कैसे भी मिला दीजिए। तो 2 पॉइंट्स के साथ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आती है 3 पॉइंट्स के साथ। तो मान लीजिए 2 पॉइंट्स थे, अगर तीसरा पॉइंट यहां होता तो आप बोलते सर अब ये एक लाइन पर नहीं, ये कोलिनियर नहीं। तो फिर हम चेक कैसे करेंगे कि कोलिनियर है कि नहीं? एक काम करो, A से B तक का डिस्टेंस निकालो, B से C तक का डिस्टेंस निकालो और A से C तक का डिस्टेंस निकालो। लोग यही कहते हैं कि सर ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस अगर इसके बराबर आया तो बोलते थे क्या है? कोलिनियर। ये सिंपल सा लॉजिक है भाई। अगर आप बोलते हो ये वाला पॉइंट A, ये वाला पॉइंट B और ये वाला पॉइंट कौन सा है? C, तो तीनों अगर एक ही लाइन पर है तो AB प्लस BC बराबर किसके आ जाएगा? AC के। अगर ऐसा हुआ, 2 डिस्टेंस जोड़ने पर तीसरा आ गया तो बोल देना वो कैसे है? कोलिनियर, एक ही लाइन पर आते हैं। और 2 डिस्टेंस जोड़ने पर वो तीसरे के इक्वल नहीं आया तो बोल देना भाई वो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। तो अगर ये चीज आप लोग समझ गए तो बस आप लोगों को इसी तरीके से काम करना है। अब कैसे? सुनना ध्यान से। सबसे पहले मैं यहां पर सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, उससे पहले आप लोगों को एक पॉइंट दे रखा है P, उसके कोऑर्डिनेट है -2, 3 और 5। दूसरा पॉइंट दे रखा है Q, उसके कोऑर्डिनेट है 1, 2 और 3, और तीसरा पॉइंट है R, उसके कोऑर्डिनेट है 7, उसके बाद 0 और -1। जो बच्चे कर सकते हैं वो भाई अपने आप ही कर लो, और बाकी के लोग मेरे साथ ध्यान दो। मैं आपके सामने लिख देता हूं दैट इज PQ। पहले PQ वाला डिस्टेंस निकालते हैं। रूट लगाइए, क्या फॉर्मूला है? x2 - x1 यानी कि 1 - -2 इसका स्क्वायर। फिर y2 - y1 आप इसे क्या लिखेंगे? दिस इज 2 - 3 इसका स्क्वायर। फिर z2 - z1 यानी कि आप इसे लिखेंगे 3 - 5 इसका भी स्क्वायर। और इक्वल टू में आप इसे लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस, तो ये ऐसे लिख देते हैं। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। उसके बाद 2 में से 3 गया, -1 का स्क्वायर हो गया +1। 3 - 5 इज -2 का स्क्वायर हो गया 4। 9 और 1 10, 10 और 4 कितना हो गया? 14। तो आप बोल सकते हैं सर ये वाला डिस्टेंस तो आ गया √14। PQ आ गया। अब क्या निकालना है? PR। तो PR अगर आप निकालते हैं तो आप ऐसे लिखिए x2 - x1 यानी कि 7 - -2 इसका स्क्वायर। फिर प्लस में y2 - y1 यानी कि 0 - 3 इसका भी स्क्वायर। फिर z2 - z1 तो आप इसे लिख सकते हैं -1 - 5 इसका भी स्क्वायर। इक्वल टू में आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 7 - +2, 7 और 2 9, 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81। -3 का स्क्वायर कितना हो गया? प्लस का 9, और 1 और 5 6, -6 का स्क्वायर 36। तो आप जब इसे देखेंगे 81 और 9 कितना हो गया? 90। 90 और 30 कितना हो जाएगा? 126। यही तो आएगा, और इसके ऊपर क्या रहेगा? रूट। अब आप इस 126 को तोड़ करके लिख लीजिए। कैसे तोड़ें इसको भाई? 9 × 14 हो गया। हाँ ठीक है, तो 9 × 14 को आप क्या लिखेंगे? 3√14। तो दूसरा वाला डिस्टेंस भी आ गया। अब मैंने PQ PR निकाल दिया, अब क्या निकालना बाकी है? QR। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे QR तक का डिस्टेंस निकालते हैं। Q से R निकालेंगे तो QR x2 - x1 यानी कि 7 - 1 इसका स्क्वायर।
प्लस में y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस 2 इसका भी स्क्वायर, प्लस में z2 माइनस z1 यानी कि -1 माइनस 3 इसका भी स्क्वायर, और इसके अगले स्टेप में इसे यहां लिखते हैं रूट की जगह पर रूट, 7 में से 1 गया 6, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, तो 36 और 4 40, 40 प्लस 16 इज 56, और 56 का रूट कितना होगा 2 रूट 14। अब आप देख के समझ सकते हैं सर इसको और उसको जोड़ेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा, और अगर ये सब इसके बराबर आ जाएगा तो अब तो चीजें बहुत ही ज्यादा इजी और आसान हो ही गई। तो आप यहां पर लिख सकते हैं एज, जैसा कि हमने ये देखा कि QR और PQ यानी कि PQ प्लस QR ये बराबर आ रहा है किसके, PR के, तो इसका मतलब हेंस PQ एंड R ये तीनों के तीनों कैसे हैं, दीज आर कोलिनियर्स। बात समझ गए सब लोग, कर लोगे तो बहुत आसान सा था, लिख लो इसको, मैंने करा दिया, कहीं तुम बोलो खुद कुछ नहीं करा रहे हैं, हमें ही बोल रहे करो। तो ये आसान सा सवाल था। हाँ पीयूष समझ में आ गया पक्का, ठीक है, कर लिया आप लोगों ने। अगर सभी बच्चों ने लिख लिया तो फिर अब हम अगले सवाल पर चलते हैं, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है नेक्स्ट। अब अगला सवाल एक बार और देखना ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 5, मैं इसे नहीं कराऊंगा, आप पहले देख लो, वैसे कई लोगों को पहले से पता भी होगा। आर द पॉइंट्स A, B एंड C वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। सिंपल सी बात है, मान लो ये राइट एंगल ट्राइंगल है और आपने एक पॉइंट का नाम A दे रखा है, एक को मान लेते हैं B और एक को क्या नाम दे दिया C। अगर सच में राइट एंगल होता तो ये किसको फॉलो करता, पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम के लिए आपको तीनों की लेंथ पता होनी चाहिए, और पाइथागोरस थ्योरम में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसके स्क्वायर क्या आएगा। लेकिन सुन लो, ये जो डायग्राम मैंने बनाया ये रफ डायग्राम है, मुझे नहीं पता मैंने ये डायग्राम बनाया तो ये सही बनाया फिर क्या बनाया गलत। मैंने आज लिख दिया ABC, कल को क्या पता A, इसको B और इसको क्या लिख देता C। मुझे क्या पता तीनों साइडों में से सबसे बड़ी वाली साइड AC ही है, अगर मैं जानता तो मैं सही डायग्राम बनाता। इसलिए जब आप डायग्राम बनाओगे अपनी मर्जी से ABCD लिखोगे तो वो एक रफ डायग्राम होगा, क्या पता यही सही हो और क्या पता ये सही ना हो। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं, कर लोगे सब लोग इसको, पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करना आता है सभी को। तो आप इसमें भी देख सकते हैं AB स्क्वायर निकाला, BC स्क्वायर निकाला और उसके बाद किसको निकाला, CA स्क्वायर को, और चेक किया कि भाई ये इसके बराबर नहीं आया, मतलब ये ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा। कर लेंगे सब लोग इसको। तो ये चीजें बड़ी आसान थी, आप इन्हें खुद कर सकते हैं। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 के ऊपर, और ये छठा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूं। अब यहां से जो भी सवाल कराऊंगा मैं कराऊंगा और आप लोगों को उसे कॉपी करना होगा और ढंग से देखना, फिर जो बच्चों वाले सवाल आएंगे वो आप फिर कर लेना घर पर, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, हालांकि इजी सवाल है बट फिर भी देखिए जरा, यहां से ना सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, सवाल को अच्छे से देखिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स P। याद है इक्वेशन के लिए आपको x y अपनी तरफ से लेना पड़ेगा, लेकिन यहां x और y नहीं, x y और z तीनों लेने पड़ेंगे, मैंने स्ट्रेट लाइन में बताया था। सच दैट PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इज इक्वल टू 2K स्क्वायर, वेयर A एंड B आर दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये दोनों ये पॉइंट्स हैं रिस्पेक्टिवली। तो सुनो ध्यान से, आप लोगों को सबसे पहले यहां पर दिया गया है कि A आपके पास एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 3, 4, 5। दूसरा जो पॉइंट है वो कौन सा है, B, उसके कोऑर्डिनेट -1, 3 और -7। और मैंने लेट कर लिया जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x, y, z। आप सीधा सीधा यहां लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के हिसाब से तो ये कहा गया है कि P से A तक का स्क्वायर प्लस में P से B तक का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको कितनी रखी है 2K स्क्वायर। अब इसके अंदर वैल्यूज रखते हैं, P से A तक का डिस्टेंस निकालना है तो आप इस पे क्या लगाओगे रूट, और PA डिस्टेंस निकालोगे तो x2 माइनस x1 क्या लिखना पड़ेगा x माइनस 3 का स्क्वायर, फिर प्लस में y2 माइनस y1 y माइनस 4 का स्क्वायर एज इट इज, फिर उसके बाद z2 माइनस z1 z माइनस 5 का स्क्वायर, तो आप इसे लिखेंगे z माइनस 5 इसका भी स्क्वायर। लेकिन याद रखिए इस पूरे पे ही क्या लगा हुआ है स्क्वायर, तो मैंने भी इस पे स्क्वायर लगा दिया।
ऐसे ही P से B तक का डिस्टेंस निकालना है तो इसके लिए भी क्या लगाओगे, रूट। तो ये रहा PB, x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा x माइनस माइनस 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ब्रैकेट y2 माइनस y1, यानी कि आप इसे लिखेंगे y माइनस 3 का स्क्वायर, फिर z2 माइनस z1, तो आप इसे लिखेंगे z माइनस माइनस प्लस 7, इसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, और इस पूरे के ऊपर आप क्या डाल दीजिए स्क्वायर, और टोटल जो डिस्टेंस दे रखा है, जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है 2k स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया, pa रखा pb रखा, बस सॉल्व करेंगे जो होगा वो आ जाएगा। अब इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो पता है ना, स्क्वायर से तो रूट कैंसिल, यहां पर भी स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल, जो बचा उसे सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए क्या आएगा रिजल्ट। a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कीजिए, क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर से a स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस में 2ab, फिर से a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहां पर प्लस में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, बीच में आ गया प्लस, ठीक है भाई, इसको ओपन कर दिया। अब इसको भी ओपन करना है तो इसके लिए भी लिखेंगे क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और फिर इसे भी लिखेंगे तो वापस आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर माइनस में आ जाएगा 2ab, और इक्वल टू में 2k स्क्वायर है, चलो इसको रहने देते हैं 2k स्क्वायर एज इट इज। अगले स्टेप में आप देखना जरा, एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर, ये दोनों जोड़ के क्या बन जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वो वाला वाई स्क्वायर, ये दोनों जोड़ करके बन जाएंगे 2y स्क्वायर। ऐसे ही ये रहा z स्क्वायर और ये वाला z स्क्वायर, ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये क्या बन जाएगा 2z स्क्वायर। अब उसके बाद हाँ जी प्लस का 14, हाँ सॉरी दिस इज प्लस 14, ठीक कह रहे हो, प्लस 14 आएगा, दिस इज प्लस। अब सुनिए ध्यान से, ये माइनस का 6x, x वाला और का है, और ये 2x, तो माइनस 6 में से 2 गया तो बचेगा माइनस का 4x, फिर ये रहा माइनस 8y और ये वाला माइनस का 6y, 8 और 6 कितना हो गया 14y, फिर यहां पर माइनस 10z और ये रहा 14z, माइनस 10 और 14 इसे सॉल्व किया तो प्लस का 4z। अब उनको देखते हैं, देखो मैंने क्या किया, पहले एक्स स्क्वायर वाली, फिर वाई स्क्वायर, फिर जेड स्क्वायर वाली, फिर एक्स वाली टर्म, फिर वाई वाली और फिर जेड वाली। अब वो जिनमें ना एक्स है ना वाई है और ना ही जेड है, वो कौन कौन सी बची, 9 और ये 16, 16 और 9 कितना हो गया 25, 25 और फिर ये 25 कितना हो गया 50, 50 के बाद फिर ये 49 और ये 9 कितना आ जाएगा, ये 50 हो गया ना, 50 और 49 हो गया 99, और 99 प्लस 9 इज 108। तो क्या चीज, क्या चीज, अच्छा ये वाला 1 भी रहेगा ना, तो 108, तो फिर कितना हो जाएगा 109, तो ये हो गया प्लस का 109, और ये 2k स्क्वायर को बराबर के इस साइड लाइए तो माइनस 2k स्क्वायर इक्वल टू में 0। ये लो जी हमारे सामने हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन तैयार हो गई, हमसे यही बोला गया था, ठीक है ना, सही है भाई। इन्होंने 109 उधर भेज दिया, हम इधर ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर लोगे ये सवाल अपने आप। अभी आप इसे नोट कर लेना, लेकिन उससे पहले एक बात आप सुनिएगा जरा ध्यान से। हाँ एक मिनट सुनना, आवाज नहीं। वो सवाल आपने देख लिया था ना ढंग से, क्लियर एकदम। अब यहां देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 4, चौथा सवाल, इफ ए एंड बी बी द 2 पॉइंट्स 3 4 5 -1 3 और -7, देखना सेम कोऑर्डिनेट लिखे जो अभी सवाल करवाया था, रिस्पेक्टिवली फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स P सच दैट PA स्क्वायर PB स्क्वायर बराबर K स्क्वायर वेयर K इज अ कांस्टेंट। सेम सवाल 2 बार रिपीट कर दिया, बस पिछली बारी 2 था, इस बारी 2 नहीं। कह रहे देखो मिसक्लेनियस का सवाल है, टफ है, वहां से 2 हटा दिया, देखो टफ बना दिया इसको, समझ में आई बात। तो कर लोगे नहीं क्वेश्चन तो आराम से, आप इस वाले सवाल को पहले नोट कर लो, फिर आगे की बात करते हैं। तुम्हें लग रहा होगा अरे यार अब ये सब भी नोट करेंगे, ये दिन देखने पड़ेंगे हमें, देख लो बेटा, ये दिन भी देख लो। हाँ इसमें इनमें तो स्क्वायर लिया है, इसमें स्क्वायर नहीं लिया है, अगर रूट भी हो गया तब भी गया। हाँ अब इसी पे यार हो बस। वो एक्चुअल में ऐसे बहुत बड़ा होगा, मैं भी एक छोटी सी एक चीज समझाऊंगा, उसको बहुत छोटा कर देगी, बस थोड़ा सा वेट कर लो।
कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल 3D में कैसे होगा? ओके एक मिनट, जैसे आप इस क्लास के अंदर हो बैठे हो, ठीक है, अगर तुम इस दीवार पे ट्राइंगल बनाते तो एक साइड, दूसरी साइड उसको यहां से तक मिला दो, ये बन गया तीसरी साइड, बन गया ये चीज। हाँ ये मैं कह रहा हूं वैसे। अब ये पूरा इस प्लेन पे तो बना हुआ है, अगर मैं इसी ट्राइंगल को यूं घुमा दूं तो, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? ये वाली यहां से तक एक साइड, वहां तक गए और फिर वहां से नीचे से लेके यहां तक, तो ये क्या बन गया? एक ट्राइंगल। एक्चुअल में ट्राइंगल 3D में बन ही नहीं सकता, समझ लो, वो बस तुम्हारी सोच ऐसी है। ये भी जो ट्राइंगल बना ना, वो तुम्हें लग रहा है बीच में दिख रहा है तो वो 3D है, 3D नहीं है, वो है क्या? 2D, बिकॉज ट्राइंगल इज अ 2D फिगर। बात समझ रहे हो ना? स्फेयर, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, ये सारे ही 3D फिगर्स है, तो ये 3D में ही बनेंगे। ट्राइंगल 2D में ही बनता है, चाहे वो कहीं पे भी देख लो। बात समझ गए क्या बोल रहा हूँ? चलो भाई ये लिख लिया सभी लोगों ने। अब एक और सवाल देखिएगा ध्यान से, चले आगे। अच्छा अब इस पर ध्यान देना जरा, अगला एक क्वेश्चन, तो वो वाला क्वेश्चन आप कर लेना, और ये इजी सा सवाल है। चलो भाई चुप हो जाओ, सुनो। अब यहां पर ना ये एक्सरसाइज ये क्वेश्चंस खत्म, एग्जांपल्स। अब एक्सरसाइज पर आ रहे हैं, फिर 11.2 एक बार देखना ध्यान से, आवाज नहीं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स, तो हो जाएगा ये क्वेश्चन आपसे। तो इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सारे आप खुद करेंगे, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। दूसरा सेकंड क्वेश्चन ध्यान से सुनना, शो दैट द पॉइंट्स दिस इज आर कोलिनियर, तो आप ये भी अपने आप कर सकते हैं। अगला दूसरे के बाद तीसरा सवाल, वेरीफाई कीजिए कि तीनों पॉइंट्स आइसोसेलेस ट्राइंगल्स के हैं। याद है आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी दो साइड्स इक्वल। फिर बोला गया इसमें ये तीनों पॉइंट्स वर्टिसेस है किसके? राइट एंगल ट्राइंगल के, वो भी आप लोग कर सकते हैं। लास्ट में पूछा ये तीनों वर्टिसेस हैं किसके? सॉरी पैरेललोग्राम के, और पैरेललोग्राम की आमने सामने की साइड्स कैसी होंगी? इक्वल, तो आप इक्वल निकाल सकते हैं आराम से। समझ गए सब लोग ना? ठीक है, ये कर सकते हैं आप लोग। अब हम आते हैं चौथे सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन। ध्यान से सुनना भाई, बातें नहीं। देखिए अब जितना बोला है उतना कीजिए, आंसर आपके सामने अपने आप आ जाएगा। हम यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट, इक्वी मतलब इक्वल डिस्टेंस, बराबर दूरी पर, फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो आप लोगों से यह कहा गया है कि हमारे पास ना, ध्यान देना जरा, एक पॉइंट है, मान लेते हैं वो पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट है x, y, z। इस पॉइंट से एक पॉइंट ना कुछ डिस्टेंस पर है, और जो पॉइंट है वो कौन है? 1, 2, 3। और एक दूसरा पॉइंट भी इतने ही डिस्टेंस पर है, उसके कोऑर्डिनेट है 3, 2, -1। मैंने इसका नाम क्या रख दिया? A, इस वाले पॉइंट का नाम क्या रख दिया? B, और सवाल में लिखा है इससे इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस कैसा है? इक्वल, तभी तो बोल रहे हैं इक्वी डिस्टेंट। तो इक्वी डिस्टेंट है तो आप सीधा लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के हिसाब से P से A तक का डिस्टेंस बराबर है किसके? P से B तक का डिस्टेंस। और P से A डिस्टेंस अगर आप निकालते हैं तो हो जाएगा x2 - x1, यानी कि आप लिखोगे x - 1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, आप इसे लिखेंगे y - 2 का स्क्वायर, और z2 - z1 यानी कि z - 3 का स्क्वायर, इक्वल टू में P से B तक का डिस्टेंस PB, इसे भी आप निकालोगे तो रूट डाल दीजिए, x2 - x1 यानी कि x - 3 का स्क्वायर, y2 - y1 y - 2 का स्क्वायर, और z2 - z1 तो ये रहा z -+1 का स्क्वायर। अच्छा आप देखेंगे दोनों साइड पर स्क्वायरिंग कर दीजिए तो रूट से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल, और रूट से रूट अगर हट गया तो जो बचा है उसे सॉल्व करना है। अब थोड़ा ना ध्यान देना भाई, सुनना सब लोग। देखो कई लोगों को मैंने देखा है सवाल किया, फटाफट करने लगे, उधर भी होल स्क्वायर खोला, इधर भी होल स्क्वायर खोला, और सॉल्व करके आंसर निकाल दिए। गलत नहीं है, सही है, लेकिन थोड़ा सा ना दिमाग ओपन भी रखो। आप इस टर्म को अगर लिखते हैं तो ये रहा x - 1 का स्क्वायर, दूसरी वाली टर्म क्या है? y - 2 का स्क्वायर, तीसरी वाली टर्म क्या है? z - 3 का स्क्वायर, इक्वल टू में फिर से x - 3 का स्क्वायर, अगली बार आप इसे लिखेंगे y - 2 का स्क्वायर, अगली बार लिख लीजिए z + 1 का स्क्वायर, और आप देखोगे y - 2 और y - 2 दोनों तरफ क्या हो गए? कैंसिल। अगर आप उसको ओपन करते तो वहां भी करते, यहां भी करते, फिर दोबारा काटते सारा कुछ। अब जो बचा उसे सॉल्व कर लीजिए।
फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस इसका भी फॉर्मूला खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर इसका भी फॉर्मूला खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर इसका भी फॉर्मूला खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर प्लस में कितना आ जाएगा 2ab। आप देखिए जरा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल। अब जो भी टर्म बची उसको सॉल्व करते देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अच्छा देखना, मुझे दिख रहा है इधर भी 9 है, इधर भी 9, वो भी कैंसिल हो गया। उस तरफ भी 1 है, इस तरफ भी 1 है, तो 1 से 1 भी कैंसिल हो गया। यहां पर क्या बचेगा, माइनस का 2x और माइनस का 6z। उस तरफ क्या बच रहा है, माइनस का 6x और प्लस का 2z। एक काम करते हैं, x वाली टर्म एक तरफ ले आते हैं, तो ये रहा माइनस का 2x प्लस में 6x और ये 6z उधर चला जाएगा, प्लस का 6z और प्लस में कितना आ जाएगा 2z। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 4x, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 8z। 4 से इसे कट कर दिया तो आपका रिजल्ट आ जाएगा x बराबर में 2z, या आप इसे लिख दीजिए x माइनस 2z बराबर में 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। कर लोगे भाई सभी लोग ना इसको? एक मिनट रुकना जरा। ये देखना जरा इधर की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट P सच दैट इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम पॉइंट A एंड B आर इक्वल, PA बराबर PB। देख रहे हो, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, बस डिजिट तो बदली। तो आप इसको भी अपने आप ही कर सकते हैं। आप पहले इसे लिख लो, फिर आगे की बात करते हैं। हाँ बोलो बोलो। P पॉइंट सर्कल का, देखो वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मेरी बात समझना, क्यों कह रहा हूं ऐसा हो भी सकता है, क्या पता खाली 2 ही पॉइंट्स हो। तुम कह रहे हो ना, वो जो कह रहे हो ना, वो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। ये जो कह रहे हो ना कि सर ये पॉइंट P है तो एक ये रहा, एक ये रहा, यहां से तक का डिस्टेंस, यहां से तक का डिस्टेंस इक्वल है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। P एक सर्कल का सेंटर हो सकता है, वो भी ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ये हो और उसका रेडियस इन दोनों के बीच का क्या हो, डिस्टेंस, तब ऐसा हो सकता है। ठीक कह रहे हो, समझ रहे हो क्या बोल रहे हो? आप ऐसे बोलोगे सर P एक सर्कल का सेंटर हो सकता है जिसके सर्कल पर ये दोनों पॉइंट लाई करते हो। लिख लिया यहां तक सबने? ठीक है भाई, अब ना मैं एक लास्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, आज की क्लास का आखिरी सवाल। इसकी मिसक्रीनेस हम अगली ही क्लास में करेंगे, लेकिन अब जो सवाल मैं करा रहा हूं इसे मजाक में मत लेना, और यकीन ना हो तो मैं तुम्हें दे दूं, तुम ही करके देख लो पहले एक बारी, बट गौर से सुनना और ध्यान से समझना। मैं पहले इसको कुछ हद तक सॉल्व कर लेता हूं, फिर उसके बाद आप एक बारी देखना क्या है। एक्चुअल में जो सवाल अब हम करने जा रहे हैं वो सवाल टफ नहीं है, मगर आप उसे सॉल्व करोगे तो वो इतना बड़ा हो जाएगा भाई, और वहीं पे प्रॉब्लम आती है कि इतना लेंदी हो जाता है, काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है सवाल। चलो सुनो।
ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आज की क्लास का आखिरी सवाल है, बाकी हम अगली क्लास के अंदर करेंगे। और अगली क्लास के लिए डिसाइड भी कर लेना, अगली क्लास में तो मिसलेनियस खत्म करेंगे, उसके बाद आप लोगों के 3 ही चैप्टर बचते हैं, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स और दूसरा स्टैटिस्टिक्स और एक बचता है कौन सा, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स ये छोटे ही चैप्टर्स हैं, जो टाइम लगेगा वो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, और वो अच्छे से करना पड़ेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 5, इस पर लगा लो निशान, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अगर आपके स्कूल में किसी टीचर ने बोला मैं इस चैप्टर का टेस्ट लूंगा, तो अगर वो टेस्ट टफ बनाएगा तो ये जरूर डाल देगा, हालांकि सवाल टफ नहीं है, ठीक है। ध्यान देना जरा क्या लिखा है, तसल्ली से समझिएगा। यहां से ना सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं और मैं चाहता हूं सब लोग ध्यान दें। अब तक मैं नहीं बोला क्योंकि सच में ही सारा कुछ आसान सा था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट पी। आपको एक पॉइंट पी की इक्वेशन बनानी, सेट ऑफ पॉइंट पी, द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम ए एंड बी इज इक्वल टू 10। पी से ए तक का डिस्टेंस और पी से बी तक का डिस्टेंस, इनके डिस्टेंसेस का जो सम है वो किसके बराबर आ रहा है, 10 के बराबर। तो आपको इक्वेशन बनानी है सेट ऑफ पॉइंट्स पी की। तो आप अगर देखें यहां से, तो मैं अब ज्यादा न लिखने के बजाय एक काम करता हूं, यहां लिख देता हूं कि ये पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, z, और दूसरा जो पॉइंट है वो a है, इसके कोऑर्डिनेट है 4, 0, 0, और तीसरा जो पॉइंट है वो है b, इसके कोऑर्डिनेट है -4, फिर 0, और फिर से कितना आ गया, 0। अब जितना बोला उसके हिसाब से चलते हैं। यहां लिखे दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के हिसाब से तो हमें क्या कहा गया उसको देखते हैं। इन्होंने बोला सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इसका जो सम है वो किसके बराबर है, 10 के इक्वल। तो P से A तक का डिस्टेंस लिखते पहले, तो P से A तक का डिस्टेंस आप ऐसे ही तो लिखोगे x2 माइनस x1, तो लिख दो x माइनस 4, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर प्लस में y2 माइनस y1, तो आप इसे क्या लिखोगे y माइनस 0 का स्क्वायर, फिर z2 माइनस z1, तो z माइनस 0 का स्क्वायर, बीच में आ गया प्लस, ये निकल गया PA। P से B तक का डिस्टेंस, रूट की जगह पर रूट एज इट इज। अब P से B x2 माइनस x1, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा x प्लस 4 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी कि y माइनस 0 का स्क्वायर, और z2 माइनस z1 यानी कि z माइनस 0 का स्क्वायर, और इस पूरे का जो टोटल सम है वो कितना है, 10। अब आपको इसे सॉल्व करना है, क्या करूं बताओगे, क्या चीज, अच्छा स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो गया a स्क्वायर, फिर ये b स्क्वायर, फिर जब 2ab होगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे और रूट में भी रहेंगे सारे के सारे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है सभी के लिए, ये बात समझ में आ गई ना कि बोलते हैं भाई रूट दिखा, ले बेटा कर दे स्क्वायर इसके ऊपर, और सही स्क्वायर ही होगा। अब कई लोग ये भी बोलेंगे सर एक काम करो इसको उधर ले जाओ, अब स्क्वायरिंग कर दो, तो भी ठीक है, लेकिन फिर भी लंबाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब आप थोड़ा सा देखना ध्यान से, क्या चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं जो आपके कम टाइम में इस सवाल को सिंप्लीफाई कर सकती है, सुनते रहना ध्यान से। आप सबसे पहले एक काम कीजिए, यहां पर इसे रहने दीजिए रूट एज इट इज, इससे आप फॉर्मूले को ओपन कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और फिर प्लस में यहां पर बचेगा y स्क्वायर, और फिर यहां पर क्या बचेगा प्लस का z स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया, जो फॉर्मूला ओपन हो सकता था मैंने उसे कर दिया। सेम ऐसे इसके साथ भी आप ऐसा कीजिए, रूट की जगह पर रूट, फिर से यहां पर a स्क्वायर, फिर प्लस में b स्क्वायर, और फिर प्लस में 2ab, हाँ 8x, सॉरी ये वाला ना, हाँ ये आएगा 8x, तो यहां पर लिख दिया माइनस 8x, और यहां पर आ गया प्लस का 8x, और फिर प्लस में ये क्या बचेगा y स्क्वायर, और ये वाला क्या बचेगा z स्क्वायर, और बराबर में कितना हो गया 10। भाई ओपन तो ये होगा, अभी भी स्क्वायरिंग करोगे तो भी थोड़ा याद आ जाएगा जमाना, 1 2 3 4 5 टर्म, वो 5 टर्म ही, जब ये 2ab करोगे ना, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, तो 5 और 5 पता है कितनी टर्म हो जाएंगे, 25, और उसमें भी ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो थोड़ी सी वो कम हो जाएंगी, बट रहेंगी इतनी टर्म्स। अब सुनिए इसके आगे आप क्या करेंगे, अब आप एक काम कीजिए, रूट ऐसे लगाइए, सुनना ध्यान से, ये जो टर्म देख रहे हो एक्स स्क्वायर, ये वाली टर्म कौन सी, वाई स्क्वायर, और ये वाली टर्म कौन सी, जेड स्क्वायर, और ये वाली टर्म कौन सी 16, और माइनस 8x, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इसी तरीके से बीच में फिर से डाल दिया प्लस, इसे भी आप लिखोगे एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में वाई स्क्वायर, फिर प्लस में जेड स्क्वायर, फिर प्लस में 16, और फिर प्लस 8x, और इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0। और यहां पर मैं एक काम करता हूं, ये जो पूरी की पूरी टर्म है ये दोनों में सेम है ना, तो मैंने इस टर्म को पुट कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 16, मैंने इसको क्या मान लिया, ए मान सकते हैं।
दोनों में कैसी है? बिल्कुल सेम। जैसे ही आप इसे ए मानोगे, ये पूरे के पूरे सवाल की सूरत और सीरत दोनों बदल जाएगी। इसे ए माना है तो ये क्या बन गया? ए माइनस 8x, और दूसरे वाले में भी ए ही माना हुआ है तो ये क्या बन जाएगा? अंडर रूट ऑफ दिस इज ए, और प्लस में क्या हो गया? 8x। अब देख लो स्क्वायर वगैरह सारी चीजें खत्म हो गया। सिंपल ना? अब एंड में आप क्या कीजिए, एक काम करो, किसी एक टर्म को यही रखो, इसको यही रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस 8x बराबर में हो जाएगा 10 माइनस अंडर रूट ऑफ a माइनस 8x। एक उस तरफ ले जाओ और फिर इसके ऊपर क्या कर देते हैं? स्क्वायरिंग, ताकि एक साइड से तो रूट पूरा हट जाए। स्क्वायर से रूट हटेगा तो क्या बन जाएगा? a प्लस 8x, और यहां पर a स्क्वायर, फिर प्लस में b स्क्वायर, यही हुआ ना, रूट हट जाएगा तो a माइनस 8x, और फिर माइनस में 2ab, तो 2ab का मतलब 20 अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा? a माइनस 8x। आप देख लीजिए, सोचो भाई, ये जो a लिखना होता है एक बार, दो बार, तीन बार लिखा ना, और वो इसमें 1 2 3 4 टर्म्स है, इन एक ही जगह ये चारों टर्म लिखता है तो कितनी बार लिखना पड़ता? 12 बार। अब आप देखोगे कि सर ये वाले a से ये वाला a क्या हो गया? कैंसिल। अब जब ये a से a कैंसिल हो गया तो चीजें तो अब थोड़ी सी इजी और आसान होती ही जा रही है इसके अंदर। तो अब आप इसे ऐसे चाहो तो बाकी का हिस्सा मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं, इस जगह पर ये रहा। अब आप इसे अगर लिखेंगे तो एक काम करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 20 अंडर रूट एज इट इज। आप इसे लिख सकते हैं a माइनस में 8x, फिर इक्वल टू में ये जो 8x है माइनस का इधर आएगा तो 8x और ये वाला 8x कितना हो गया? 16। तो यहां पर आपके पास बचेगा 100 माइनस में 16x। एक काम करते हैं, 20 को 20 ही रहने देते हैं, रूट में a माइनस 8x एज इट इज, a माइनस 8x एज इट इज, और इक्वल टू में इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा? 25 माइनस में 4x, और 4 से इसे कट कर दिया तो ये कितना हो गया? 5। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। जब आप इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो आप इसे लिखेंगे 5 अंडर रूट ऑफ दिस इज a माइनस में 8x, मैंने यहां पर भी स्क्वायरिंग कर दी, और ये रहा आपके पास 25 माइनस 4x, और यहां पर भी स्क्वायरिंग कर दी। तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया? सॉरी 5 का स्क्वायर 25, इसके ऊपर से रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? a माइनस 8x एज इट इज। इधर की तरफ करोगे स्क्वायरिंग तो भाई इसका तो फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, तो a स्क्वायर 25 का स्क्वायर कितना हो गया? 625 प्लस b स्क्वायर यानी कि 16x माइनस 2ab कितना आएगा? 200। हाँ, इस पे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का 200 और इंटू में क्या हो गया? x। चलो 25 को a से मल्टीप्लाई करते तो क्या हो गया? 25a, फिर 25 को x से 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 200x। इक्वल टू में आपके पास क्या बचेगा? 625 प्लस में 16x स्क्वायर और माइनस में 200x, और देखो यहां वाला 200x और यहां वाला 200x आपस में कैंसिल। अब आप 25 को 25 रहने दो, मैं यहां पे कर रहा हूं बाकी का हिस्सा, तो 25 की जगह पर 25, a आपने किसी माना था? इस पूरी टर्म को ना, तो अब आप पूरी टर्म लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 16, इस पूरे को a माना था, मैंने रख दिया, और जो बाकी टर्म है सब इधर ले आओ, तो माइनस में 16x स्क्वायर माइनस में 625 और इक्वल टू में क्या बचेगा? 0। करिए मल्टीप्लाई, 25 को x से किया तो x स्क्वायर से 25x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर, और 25 इंटू 16 कितना होता है? 400 ही होता है। और फिर यहां पर बचेगा माइनस का 16x स्क्वायर माइनस का 625 और इक्वल टू में 0, तो 25x स्क्वायर में से 16x स्क्वायर गया तो क्या बचेगा? 9x स्क्वायर, फिर बचेगा 25y स्क्वायर, फिर बचेगा 25z स्क्वायर, और जब आप इसको माइनस करेंगे तो 400 में से गया तो माइनस का 225 और इक्वल टू में 0, और इस तरीके से आप लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा। और ये एक सिंपल तरीका है जिससे आप अपने सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो भाई, इसको ए लेट किया, ये तब भी इतना फैल गया, नहीं लेट करता ना तो ये खतरनाक ही फैलता और ज्यादा। ठीक है, चलो कोई नहीं, इजी था, आसान था, आप कर सकते हैं। और आज की क्लास यहीं पर खत्म, बाकी की चीजें फिर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अगली क्लास में ना भाई हम लोग ना मिसक्लेनियस करेंगे इसकी कंप्लीट, और मिसक्लेनियस के अलावा ना मैं आप लोगों को वर्कशीट भी दूंगा और उसके भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और बाकी के फिर उसके अगली क्लास के अंदर।